दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल इतिहास का सेगमेंट चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये समाप्त होने के बाद बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे इसको। आप लोग रेगुलर हैं तो आपको आपका पूरा कोर्स समय पे समाप्त हो जाएगा और आप परीक्षा में सम्मिलित होने के पहले पूर्ण तैयारी में रहेंगे। सुबह वाला वीडियो भी देखना मत भूलिए, उसमें भी काफ़ी हम चर्चा कर देते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपका तैयार होता जाएगा, तो काफ़ी आप विद्वान हो जाएंगे परीक्षा देने के पूर्व तक। हमारे कई पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके PCS प्री मुख्य परीक्षा या आंसर राइटिंग प्रोग्राम या फिर टेस्ट हमारे शुरू होने वाले हैं यूपी PCS 2020 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन की संपूर्ण तैयारी अलग से करनी है तो उसके लिए भी आप हमको इस नंबर पे डिटेल्स मांग सकते हैं। हमारी टीम आपको डिटेल्स उपलब्ध कराएगी। बहुत जल्द हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे आप डेली क्विज दे सकेंगे। क्विज के द्वारा ऑल इंडिया रैंक भी आपको बताई जाएगी कि आपकी रैंक कितनी रही उस क्विज में, और प्रयास करेंगे मुख्य परीक्षा की भी वहां से कुछ ऐसा किया जाए कि आप मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसमें अपलोड करें, उसको फिर जांचने के बाद आपको रिमार्क्स भी दिए जाएं। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, नंबर हमने दे दिया है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। विभिन्न ऊर्जा संयंत्र हैं और उनके प्रकार पूछा है कि किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। इडुक्की तो बहुत फेमस है, हर कोई जानता है। पेरियार नदी, पेरियार आपने नाम सुना होगा। पेरियार अभ्यारण्य भी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इडुक्की जो है यह जल संयंत्र है, यह जल संयंत्र है और किस नदी पे स्थित है? पेरियार नदी पे स्थित है। तो पहला गलत है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। आगे भी देख लेंगे। कालागढ़ क्या है फिर? कालागढ़ जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना। ये स्थित कहाँ है? ये है उत्तराखंड में स्थित। और किस नदी पर स्थित है पूछेगा तो रामगंगा नदी पर स्थित है। उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर कालागढ़ जल विद्युत संयंत्र स्थित है। तारापुर ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आणविक शक्ति, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है तारापुर। पथरी ये जो है ताप विद्युत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भी गलत है। पथरी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये भी जल विद्युत परियोजना है। ये जो गंगा नहर है उसमें बनाई गई है। पथरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की है। तो यह स्वतंत्रता के पहले की बहुत पुरानी परियोजना है पथरी। इसके बारे में कई बार आता भी है, कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके आंसर में प्रॉब्लम है कुछ, इनका दोनों ही गलत है, A और D कर लीजिएगा। मल्टीपल इसमें पूछना चाहिए था। विली विली है। विली विली क्या है? अक्सर नाम सुने होंगे, कई बार परीक्षाओं में मिलान करने के लिए भी आया है। तो क्या आया था? आपसे अक्सर पूछा जाता था टाइफून कहाँ का है, टॉर्नेडो कहाँ का है, बॉगियो कहाँ का है, विली विली कहाँ का। ये सब क्या है? ये सब भी चक्रवात हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने का ढंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मरुस्थलीय हवा है, मछली की एक प्रजाति है, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी दी गई व्याख्या के अनुसार आप तो ये जान ही गए होंगे कि ये इन दोनों में से तो कोई नहीं है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो यह वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में
चलती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो विशेष दशाओं में इसकी उत्पत्ति होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे टाइफून कहां पर जाना जाता है? टाइफून के नाम से चीन में जाना जाता है, जापान में जाना जाता है। टॉर्नेडो एवं हरिकेन के नाम से इसको यूएसए में बुलाते हैं। बागियो अगर बोला जाए तो ये फिलीपींस में हो जाता है, इसके बारे में सुबह हमने बात की थी। और विली विली इसको ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कश्मीर की घाटी, देखिए ये सब चक्रवातों से, चक्रवात शब्द से आप परेशान मत होइएगा। हम आपको वायु राशियां, चक्रवात, ये सब एक ही वीडियो में कंप्लीट करके बताएंगे। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप नाम देखते ही बता दोगे कि कैसा चक्रवात है, और उस स्थान का नाम देखकर बता दोगे कि यहां पर किस प्रकार का चक्रवात आ सकता है, किस प्रकार का नहीं है। रट जाएगा एकदम कहानी की तरह। ठीक है, आपने अभी तक वो पढ़ा नहीं होगा कॉन्सेप्ट, हम आपको कहानी की तरह बता देंगे, और वो कहानी आपको हमेशा याद रहेगी, राम श्याम की तरह, शक्तिमान की तरह। तो विली विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा व कुल्लू घाटी स्थित है, अवस्थित है। कहां पे? कश्मीर की घाटी, कांगड़ा व कुल्लू घाटी। ये तो बहुत आसान है। चलिए आपको थोड़ा सा हिमालय की सैर करा देते हैं। देखिए हिमालय पर्वत यही है आपका जो दिख रहा है। हिमालय का निर्माण कब हुआ? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में छेपित हुई, अर्थात इन दोनों का अभिसरण हुआ। यहां टेथिस भूसन्निधि थी, इसके वलन से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ श्रेणियां हिमालय के पहले से थी, जिसको हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं। इस पूरे हिमालयी भाग को हम 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, फिर आपका ट्रांस हिमालय के बाद आएगा वृहद हिमालय या हिमाद्री जिसको कहते हैं, या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। इसी में आपका एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वगैरह स्थित है। ट्रांस हिमालय वो क्षेत्र हैं, वो चोटियां हैं, वो श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम हो गई, आपका लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई। इन सब का निर्माण हिमालय से भी पहले हो गया था। ठीक, हिमालय से भी पहले इनका निर्माण हो चुका था, इसीलिए इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय आता है, या मुख्य हिमालय, या जिसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी ये आता है। और लास्ट में आता है आपका शिवालिक। इसी शिवालिक को निम्न हिमालय या फिर बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ सकता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये काराकोरम आपको जो दिख रहा है, लद्दाख श्रेणी दिख रही है, गाडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी गाडविन ऑस्टिन तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सभी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। वृहद हिमालय की बात करें तो यह, जैसा कि हमने बताया, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है ये। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व के जितने भी लगभग सबसे महत्वपूर्ण शिखर हैं, सबसे ऊंचे शिखर हैं, वो इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा हो गई, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, बहुत सारे महत्वपूर्ण शिखर इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, भारत में वो स्थित नहीं है, इसीलिए भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन है, न कि माउंट एवरेस्ट। वृहद हिमालय लघु हिमालय से, वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय, ये वृहद हिमालय है आपका। इसके बाद आपका ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है। तो ये मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये लघु हिमालय से अलग हो रही है। फिर आपका लघु हिमालय आता है, जिसकी जो है औसत सामान्य ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर होती है लगभग। इसमें ही पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर जिसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, इसमें आती हैं। इसी के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटियां जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, यहीं पर मिलती हैं, और यहीं पर अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं, जिससे कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब कश्मीर घाटी में कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार या आदि कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग जाते हैं और
कई कारणों से जाते हैं, पिकनिक स्पॉट है अच्छा ये। इसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, अक्सर आप नाम ये सब सुनते होंगे। और यह लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है या बाह्य हिमालय आता है, जिससे यह मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय बृहत हिमालय से किसके द्वारा अलग होता था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। वहीं पर शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय जो है वो लघु हिमालय से या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक की बात करें, आपका उत्तर तो मिल गया यहीं पे, लेकिन शिवालिक के बारे में देख लीजिए। शिवालिक जो है सबसे बाहरी या सबसे, भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे अंदर का भाग होता है या सबसे निचला भाग होता है। जो हिमालय में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, सबसे नवीन निर्माण इसी का हुआ है। ठीक है, हिमालय श्रेणियों में सबसे नया बना यही भाग है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर ऊंची है। अन्य दो श्रेणियां जो आपने देखी उनके विपरीत यह खंडित रूप में मिलता है। इसके बारे में यूपीएससी में प्रश्न भी आया था, यह खंडित रूप में मिलता है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में अर्थात उत्तराखंड तरफ इसको दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। कृषि की यहां पर अच्छी संभावना पाई जाती है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। बाकी के बारे में बात पढ़ेंगे। अभी आपको जो आपका उत्तर था वो मिल गया है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये सभी लघु हिमालय के भाग हैं, या मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको आप कह सकते हैं। पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम है। देखिए, मैं आपको जहां जो संगम वहां पर बहुत प्रसिद्ध स्थान है उनके नाम बताता हूं, आप एकदम रट लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। तो पिंडार और अलकनंदा नदी को कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, कर्णप्रयाग। बाकी के बारे में भी जान लीजिए। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तो उससे देवप्रयाग का जन्म होता है। देवप्रयाग उस स्थान को कहते हैं जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं कह रहा हूं, न से नल, नंदाकिनी नदियां जहां मिलती हैं वहां पे नंदप्रयाग स्थान से जाना जाता है। वो स्थान जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती हैं वहां पर रुद्रप्रयाग उसको बोलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलेंगी वो रुद्रप्रयाग कहलाएगा। पिंडार अलकनंदा का आपको हमने बता ही दिया, वो क्या हो जाएगा? पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग हो जाएगा। धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलेंगी उसको विष्णु प्रयाग कहेंगे। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। तो कितना बताया, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगी तो देवप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगी तो नंदप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी तो रुद्रप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा मिलेंगी तो कर्णप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा मिलेंगी तो विष्णु प्रयाग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछ सकता है कभी भी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से एक प्रश्न आप देखेंगे यूपी पीसीएस में आएगा ही आएगा, आता है वहां से प्रश्न। एक या दो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। असत्य कथन की पहचान करें, इसमें से क्या असत्य कथन है? देखिए, ये प्रश्न भी चक्रवात से संबंधित है। असत्य कथन की पहचान करनी है। चक्रवात के आगमन के वक्त आकाश में सबसे पहले पक्षाभ मेघ दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। चक्रवात के आने पर वायु दाब तेजी से बढ़ने लगता है, गलत है ये प्रति चक्रवात में होता है। प्रति चक्रवात जब आएगा तो वायुदाब बढ़ेगा। चक्रवात जो होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, तो वायुदाब निम्न हो जाता है जब चक्रवात आता है, तो बी ही गलत है। सी देख लेते हैं। चंद्रमा व सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल स्थापित हो जाता है, यह भी सही है। सभी सत्य हैं, ये जो है नहीं है। ये बी जो है, चक्रवात के आने पर वायुदाब तेजी से बढ़ने लगता है, यही गलत है, यही असत्य है। ठीक है, तो चक्रवात जो है क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर, उनके केंद्र के चारों तरफ सम वायुदाब रेखाएं चलती हैं। केंद्र से बाहर की ओर जब जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र पे वायुदाब सबसे निम्न होता है। इसीलिए परिधि से, परिधि मतलब जहां पर वो घूम रहा है वायु, उससे केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। अर्थात वायुदाब हमेशा उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती है। तो लो प्रेशर कहाँ रहता है? केंद्र में, और बाहर हाई प्रेशर रहता है। इसीलिए
ये चक्रवात जो वायु है ये केंद्र की तरफ जाने का प्रयास करती है, लेकिन गति के कारण, ये ऊर्जा के कारण वो केंद्र में ना पहुंच करके वो हमेशा ऐसे चक्र में घूमती रहती है। ठीक है, तो चक्रवात वाले चैप्टर में और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जब यह चक्रवात आता है, जब समीप आता है, तो पश्चाब और पक्षाब स्तरीय बादल दिखने लगते हैं आसमान में, चंद्रमा और सूर्य की ओर प्रभामंडल बन जाता है, वायु का जो वेग होता है धीमा हो जाता है और वायुदाब गिरने लगता है। जैसे जैसे चक्रवात जो है और समीप आने लगता है और समीप आता जाता है, बादल और घने होते जाते हैं, एकदम काला घना बादल छा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसी स्थिति। तापमान बढ़ता जाता है, बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है और वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिणी पश्चिम हो जाती है। आज के भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में महोगनी, सिनकोना, बांस एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, जिनका प्रभाव है किस एक वन प्रारूप में? तो ये जो वन है महोगनी, सिनकोना, बांस, ये किस वन के प्रभावी स्पीसीज माने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्ष सदाबहार वन के। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता क्या है? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों जहां तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अर्थात वहां पर जल स्रोत भी होते हैं, वाष्पन भी होता है, वर्षा भी काफी मात्रा में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे प्रकार के वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। यहीं पर ये महोगनी, सिनकोना, बांस ये आदि प्रभावी वृक्ष होते हैं। भारत में अब सवाल उठता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर पूछ लेता है ऑप्शंस में। तो देखिए, आपके पूर्वी भारत में पश्चिमी घाट के पर्वतों का जो पश्चिमी ढाल है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पश्चिमी ढाल पे ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का मतलब जो पूर्वी ढाल होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा की ज़्यादातर मात्रा जो है वो पश्चिमी घाट के जो पर्वत का पश्चिमी ढाल है वहीं पर ज़्यादा होती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस वन के जो मुख्य वृक्ष होते हैं महोगनी, आबूनस, सिनकोना, रबर, बांस, बेंत, रोजवुड, ताड़, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है ये इनका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है या पर्णपाती वन या पतझड़ वन। पर्णपाती का जो तद्भव है वो क्या है? पतझड़ है। इसके मुख्य वृक्ष जो हैं पर्णपाती वन के, पतझड़ वन के, सागौन, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम आदि हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण हैं। तो कभी मान लीजिए आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, यहाँ पर सागौन, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम आदि मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। ये अपेक्षया गर्म प्रदेश होते हैं। तो आप बताइए ये कौन से प्रदेश होंगे? तो उसमें तमाम दे देगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, ज्वारीय वनन, तो ये सब दे देगा। तो आप याद रखिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, उष्णकटिबंध अर्थात पर्याप्त धूप हो, मतलब गर्मी हो, और जो मुख्य वृक्ष हों सागौन, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम आदि हों, तो ये क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक इसी प्रकार जो हमने आपको सदाबहार वन के बारे में बताया। जो ज्वारीय वन होते हैं, जो तीसरा आपको दिया है, ज्वारीय वन क्या होते हैं? ज्वारीय वनस्पति जो समुद्र तट होता है निम्न डेल्टाई भागों में यह पाए जाते हैं, दलदली भागों में। इनको दलदली वनस्पति भी कहते हैं या मैंग्रोव वनस्पति भी इनको कहते हैं। यहाँ के जो मुख्य वृक्ष होते हैं नारियल, मैंग्रोव, सुंदरी, जैसे सुंदरी के नाम पे ही सुंदर वन पड़ा है पश्चिम बंगाल में, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, वो सुंदरी वृक्ष के नाम पे ही पड़ा है। इसके अलावा ताड़, बेंत, बांस ये सभी आते हैं ज्वारीय वनस्पति में। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके मुख्य वृक्ष जो होते हैं महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल, ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पूर्वी तट के पर्वतों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये पूर्वी घाट के ये सभी पर्वत हैं, मलयगिरी, नल्ला मल्ला, जवादी और शेवराय। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या। ये भारत का मानचित्र है, ये है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती हैं अर्थात बांटती हैं। तो यहाँ जो प्रश्न में पूछा गया है, सबसे पहले मलयगिरी सबसे ऊपर हो जाएगा। मलयगिरी दिया है, नल्ला मल्ला दिया है, जवादी और शेवराय। तो मलयगिरी ये उड़ीसा में है, ये सबसे उत्तर में हो जाएगा। उसके बाद उत्तर से दक्षिण के क्रम में आइए तो आपको ये नल्ला मल्ला मिल जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला पहाड़ी है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में आपको जवादी मिल जाएगा उसके दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में शेवराय की पहाड़ियां मिल जाएंगी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु का मैदान है, ठीक है। इसका उत्तर जो हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 10 प्रश्नों का कार्यक्रम। जो लोग मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के हमारे पीसीएस यूपी पीसीएस के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो 9453775039, एक बार लिख दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा 9453775039 इस नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे पूरा कोर्स चल रहा है हमारा, पीडीएफ ऑडियो वीडियो सब वहीं पर टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं प्री मेंस के प्रोग्राम से या फिर सोशल वर्क डिफेंस सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, कोई भी आपको डिटेल लेनी हो तो आप वहां ले सकते हैं। डायरेक्ट फोन करते हैं आप लोग, हमसे बात नहीं हो पाती क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन या कश्मीर में स्थित है कुंडलवन, वहां पर हुई थी। तो इसको आप कोड द्वारा याद रख सकते हैं, रा वै पाकू, रा वै पाकू। राजगृह, वैशाली दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। जो राजगिरी में हुई थी दोस्तों सप्तपर्णी गुफा में, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी पूछता है, तो हर्यक वंशी राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी, ठीक, पहले की महाकश्यप ने की थी। दूसरा वै से वैशाली में हुई थी दूसरी, 383 ईसा पूर्व में, ठीक 483 ईसा पूर्व में पहली हुई थी, 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में यह वैशाली में होती है। शिशुनाग वंशी राजा कालाशोक के शासनकाल में यह संगीति होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सबाकामी, ठीक है ना, सबाकामी दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व में, किसके शासनकाल में था, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह मौर्य वंशी राजा अशोक के शासनकाल में होता है 251 ईसा पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। चौथा कुंडलवन कश्मीर में, ईसा की प्रथम शताब्दी में लगभग हुआ था यह। शासनकाल, उस समय शासन था कुषाण वंश राजा कनिष्क का, जो एक प्रतापी राजा था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे, तो इसलिए वसुमित्र और अश्वघोष दोनों का नाम आता है। तो आप याद रखिएगा कोट से, कहां कहां हुआ था, रा वै पाकु, किसके किसके शासन काल में हुआ था, तो आजा काला अशोक कनिष्क। कैसे याद रखेंगे, आजा से अजातशत्रु, काला से कालाशोक, अशोक कनिष्क, ठीक, इस ढंग से। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसको भी आप क्रम याद रखिएगा, महासभा मोगली अश्व, महासभा मोगली अश्व या वसु, ठीक। कैसे, महा से महाकश्यप, दूसरा सभा से सभाकामी, मोगली पुत्तिस्स, और चौथा वसुमित्र अश्वघोष। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। वसुमित्र अध्यक्षता किए थे इसकी, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जब वसुमित्र उपस्थित नहीं होते तो अश्वघोष उसकी अध्यक्षता करते। तो कुल ये 4 हुए थे। महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना समय लगाया इसको बताने में, सारी बातें इसकी हो गई हैं। चलिए, जो बाकी फैक्ट्स रहेंगे वो धीरे धीरे इस प्रोग्राम में हम जोड़ते जाएंगे।
अगला है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। कई समितियां बनी थी संविधान सभा की, ठीक है, जिनमें कुल कुछ उप समितियां भी बनी थी, समितियों की सहायता के लिए उप समितियां भी बनी थी, जिसमें प्रमुख थे प्रारूप समितियां, जिसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। 7 सदस्यों का नाम आप याद रखिएगा, 2 उसमें से बदले भी थे। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, प्रांतीय संविधान समिति। एक राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रपति से याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ संविधान समिति याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए एक समिति बनी थी दोस्तों, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब यहां पे देखिए पूछ रहा है अल्पसंख्यक उप समिति, यहां पे उप समिति है, हम समिति क्या बता रहे हैं? जो मौलिक अधिकारों संबंधी और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन याद रखिएगा इस मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियां थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता उप जेबी कृपलानी ने की थी, आचार्य जेबी कृपलानी ने मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, इसकी एक उप समिति, उसकी अध्यक्षता हरिश्चंद्र H.C. मुखर्जी ने की थी। तो यहां पर पूछ रहा है ना अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे, ये आपको याद रखना है। आगे, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अब ये देखिए 1857 की क्रांति संबंधित ये सभी लोग हैं, कहां कहां पर ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे दिया है, आपको पहचानना है। असत्य कथन अर्थात सुमेलित कौन सा नहीं है। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो सुनकर याद कर लीजिए। लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण है, बेगम हजरत महल। बरेली में खान बहादुर ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। कानपुर में 2 नाम मशहूर हैं, नाना साहब और अजीमुल्ला खां। नाना साहब और अजीमुल्ला खां। फैजाबाद या अवध के क्षेत्र में मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह। असम में दीवान मनीराम दत्त और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो आप देख रहे हैं खान बहादुर बरेली में सही है, अजीमुल्ला खां कानपुर सही है, अहमदुल्ला शाह इलाहाबाद नहीं, ये गलत है। अहमदुल्ला शाह फैजाबाद और अवध के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था, और दीवान मनीराम दत्त असम, ये सही है। तो केवल सी ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी तीनों मैच कर रहे हैं। आपको याद रखना है अजीमुल्ला और अहमदुल्ला में आप भेद करिएगा, ठीक है, अंतर करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अजीमुल्ला कानपुर, अहमदुल्ला फैजाबाद, ठीक। पूरब व स्पष्ट कौन थे? पूरब व स्पष्ट कौन थे? गुप्तकालीन राजस्व थे, या वैदिक युगीन गुप्तचर थे, वैदिक कालीन आभूषण थे, उनके नाम है, या गुप्तकालीन प्रांत। तो पूरब व स्पष्ट ये वैदिक काल के शब्द हैं जो गुप्तचरी के लिए प्रयोग में आते थे। पूरब दुर्गपति को कहा जाता था, जो दुर्गपति थे उनको पूरब कहा जाता था। स्पष्ट जो साधारण जनता के मध्य रह करके जानकारी जुटाते थे उनको स्पष्ट कहा जाता था। तो पूरब व स्पष्ट ये वैदिक युगीन गुप्तचर व्यवस्था के 2 शब्द हैं, 2 नाम हैं, ठीक है, पूरब व स्पष्ट। अब सही मिलान करने को है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। देखिए इससे संबंधित एक वीडियो जो मेरा इसके पहले 3रे नंबर का शायद वह वीडियो है, उसमें हमने समस्त जितने भी पत्र पत्रिकाएं, संस्था, संस्थान, क्रांति, दुनिया भर की जितनी भी चीजें पूछती है एग्जाम में, सब हमने उसी वीडियो में दे दिया। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, इसी सीरीज का एक भाग है वह, और बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आपके परीक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रश्न इजीली आ ही जाते हैं, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। यहां पर मिलान करना है आपको। श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो रचना थी वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकालते थे। भीका जी कामा, मैडम भीका जी कामा, इनकी द तलवार सही है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ
इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, उसी समय कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका चलाती थी। और अरविंद घोष का वंदे मातरम आप लोगों को पता ही है, हमने चर्चा भी की है, वंदे मातरम। ठीक है, तो सही उत्तर जो होगा आपका श्याम जी किशोर वर्मा 3। तो अपने आप पहला ही सही हो जा रहा है, 3-2-4-1। एक मैच हो जाता है तो सभी अपने आप मैच हो जाते हैं, बाकी किसी में 3 तो है नहीं। तो 3-2-4-1 ए इसका उत्तर है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? बहुत टेक्निकल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में ब्रिटेन के जितने भी संवैधानिक प्रयोग हुए, जो सुधार वो करते थे, उसमें तमाम तरह के एक्ट्स आए, उसके पहले चार्टर आता था, उन सभी में सबसे कम समय तक कौन सा चला? यहां सभी पूछ रहा है, निम्नलिखित नहीं पूछ रहा है, सभी, अर्थात सभी में सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा अधिनियम रहा? तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार एक्ट जो है, ये सबसे कम समय तक विद्यमान रहा। ठीक ना, सबसे कम समय तक 1909 का जो था, जिसमें सांप्रदायिक विभाजन की भी नींव रखी मिंटो ने। ठीक, बांटो और राज करो की नीति का जो प्रयोग था इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह भी पूछा जाता है, मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को इसका प्रयोग करने वाला भी कहा जाता है। सबसे पहले उसने प्रयोग किया, तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार एक्ट, सी इसका उत्तर है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है यथार्थवादी, समाजवादी, पुनर्जीवनवादी या प्रभाववादी। तो इनको जो है वर्गीकृत आप पुनर्जीवनवादी में कर सकते हैं। हालांकि यूरोपीय प्रभाव इनकी कला में देखा जाता था, लेकिन ये जो चित्र बनाते थे वो प्राचीन जो भारतीय संस्कृति संबंधित थे, जो मौलिक चीजें थी, प्राचीन जो भारतीय चित्रकला थी, उसकी जो भावपूर्ण और आंतरिक शैली थी, उसी को इन्होंने कैनवास पे उतारा। उसी से संबंधित चीजें, जैसे कि कृष्ण लीला का चित्रण किया इन्होंने, शाहजहां का ताज को देखते हुए किसी की तस्वीर इन्होंने बनाई, ठीक, बहुत सुंदर। बुद्ध एवं सुजाता की तस्वीर बनाई, कमल के पत्ते पर जो है भगवान को इन्होंने जो दर्शाया। इसके अलावा वन से संबंधित जो प्राचीन आप देख सकते हैं तमाम तरह की कलाओं, भारतीय कला शैलियों में, तो इनके अंदर भी वही चीज, लेकिन यूरोपीय शैली थी, आधुनिक शैली थी। फिलहाल चित्रों को वर्गीकृत आप पुनर्जीवनवादी में कर सकते हैं। तो सी इसका उत्तर है, पुनर्जीवनवादी। अगला है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने, आपको पता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछता भी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी पुस्तक? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसमें उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दी थी, जिसके अनुसार इनका कहने का मतलब था कि ब्रिटेन यहां का जो धन प्रयोग करता है अपने प्रशासन में, अन्य चीजों में, पूंजी निर्माण में, वह यहां से जो लाभ ले जाता है, तमाम तरह के लाभ ले जाता है। उन्होंने बताया भी, पॉइंट्स में विभाजित किया कि ये लाभ ब्रिटेन यहां से ले जाता है, लेकिन उस लाभ के बदले में भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं होता, उल्टा उन्हीं पर कर लगाया जाता है। उनको लाभ देने के बजाय उन्हीं पर कर लगाया जाता है। तो इसी को इन्होंने धन के निष्कासन का ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ नाम दिया था। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम निश्चित की, जो कितनी थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी। ठीक है ना, 1867-68 में। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर यह टिप्पणी किसने की थी? देखिए, एक तो पूछता है कि यह टिप्पणी किसके लिए है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है, जिसका बचपन का नाम जूना खां था। ठीक है, उसी की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये सब आपको याद रखना है। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर यह टिप्पणी बदायूनी ने की थी। किसने? बदायूनी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का काल याद रखिएगा, पूछ सकता है, 1326 से 1351 ईस्वी था।
उसने अनेक जो है कई प्रयोग किए राज्य को चलाने के लिए, और उन योजनाओं में वह असफल रहा। जनता बहुत परेशान हो गई, जिससे जिनका परिणाम जो है सकारात्मक होना चाहिए था। देखिए उसकी योजनाएं गलत नहीं थी, लेकिन समय और तरीका वह गलत होने के कारण सकारात्मक परिणाम नहीं रहा, बल्कि प्रजा उसके शासनकाल में इन फैसलों से परेशान ही रही। उसकी मृत्यु की घटना पर इसीलिए जो उसके बाद का इतिहास लेखक जो बदायूंनी था, उसने लिखा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा लिखा। जैन उल आबिदीन द्वारा, ये जैन उल आबिदीन कश्मीर का शासक था, पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है या हैं। क्या क्या विशेषता है? बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं से समानता, तीसरा अरबी व यूनानी शैली, और ऑप्शन है आपके केवल एक सही है, 1 2 3, केवल 1 व 2 या केवल 1 व 3। तो देखिए कश्मीर का शासक था जैन उल आबिदीन। उसने कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें जो विशेषता है बुर्ज उसमें आपको मिलेगा, बौद्ध पैगोडाओं से समानता है, यह सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। इसके अलावा यह अरबी और यूनानी शैली में नहीं अपितु फारसी शैली में बना हुआ है। किसमें? फारसी शैली में। तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1 व 2, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापार या व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या फिर मध्य पूर्वी व्यापार पर। देखिए भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार जो था वो सबसे ज़्यादा होता था, सबसे ज़्यादा भारत का व्यापार रोम से ही होता था। लेकिन जब हूणों का आक्रमण होता है ईसा की 3री शताब्दी में, तो यह व्यापार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नगण्य हो जाता है। तब भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार पर निर्भर हो गए, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार फैलाने लगे और उस पर ही निर्भर हो गए। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। अगला है ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। देखिए बैक्टीरियाई शासकों पर बैक्टीरिया से हर बार यूपीपीसीएस अपने प्रश्न बना रहा है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न भी हमने अब शामिल करना शुरू किया है। तो अब जो सीरीज़ ये हिस्ट्री की, एक बात हाँ बताना भूल गया कि जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है 10 क्वेश्चन डेली की, तो अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का नाम बदल के हिस्ट्री कर दे रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा कि प्लेलिस्ट में जाकर आपको हिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, पूरा पॉलिटी का अलग मिल जाएगा, जियोग्राफी का अलग मिल जाएगा, तो सारे सेगमेंट्स अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो अभी हिस्ट्री चल रहा है, तो अब प्लेलिस्ट का नाम मैं चेंज करके डेली 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से इसको ओपन करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में हम पीडीएफ के साथ वीडियोस देते रहेंगे। कौन सा? हाँ, ये प्रश्न, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था या हिंद यूनानी राज्य। भारत यूनानी दे दे, हिंद यूनानी दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते लगभग हर जगह हिंद यूनानी है, तो यहाँ भारत यूनानी दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी बातों पे। 100 लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व या 190 ईसा पूर्व कह दें, डेमेट्रियस जो बैक्टीरिया के यवन साम्राज्य का शासन था, उसने डेमेट्रियस ने ग्रहण किया था। उस समय के जो स्रोत मिलते हैं दोस्तों, जो जानकारी मिलती है उससे, तो उसने साकेत, माध्यमिका, चित्तौड़ तथा मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक वह बढ़ाया था। पटना तक, जो आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र तक बढ़ाया था। उस समय जो शुंग शासक थे उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके कारण कि वो मध्य भारत में स्थिर नहीं हो सके, उनको भागना पड़ा। लेकिन पश्चिम पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब था और सिंधु की निचली घाटी थी, उस पर उन्होंने राज्य कायम किया। तो इसका उत्तर क्या होगा? बैक्ट्रिया, ठीक है, ए इसका उत्तर होगा।
शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इसका क्या उत्तर होगा? भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायतें दी जाती थी। जो भारतीय राजा मंगाते थे सामान तो उसमें विशेष रियायतें दी जाती थी, इसीलिए इसका नाम इंपीरियल प्रेफरेंस इसको कहा जाता था। ठीक है ना, ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायतें, विशेषकर ये भारतीय जो राजा थे उनके द्वारा कुछ जो सामान मंगाए जाते थे, माल मंगाए जाते थे ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, उस पर कुछ रियायतें दी जाती थी। इंपीरियल प्रेफरेंस याद रखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो 1775 में इनमें से कौन सी घटना हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में हुई थी। ठीक है, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और 1824 में कौन सी घटना घटती है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में। और 1838 में आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक है ना, तो जितने भी युद्ध हैं, युद्ध से संबंधित सन किसके किसके मध्य लड़े गए, क्या परिणाम हुआ, इससे संबंधित पीडीएफ हम ग्रुप में उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, 4, 1 और 2, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। आप सबको मालूम है भारत में उनका पहला जो आंदोलन था चंपारण आंदोलन था, लेकिन यहाँ पे पूछा है साहसिक कदम। तो साहसिक देख करके आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कदम तो उनका एक जैसा होता था, अहिंसा और सत्य पर आधारित। सारे कदम उनके इसी दोनों सिद्धांतों पर आधारित थे। तो पहला साहसिक कदम अगर पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं तलवार या बंदूक उठाई थी उन्होंने। तो पहला साहसिक कदम पूछे, पहला आंदोलन पूछे, पहला प्रयोग पूछे भारत में, तो चंपारण आंदोलन ही उसका सही उत्तर होगा। चंपारण आंदोलन संबंधी जो फैक्ट हैं, अप्रैल 1917 में होता है। बिहार में स्थित चंपारण, ये कहाँ जिला स्थित है? बिहार में, अभी भी है। किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था जिसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने आमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, महजरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई, इनका नाम याद रखिएगा, ये सभी इसमें उपस्थित रहते हैं। चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच करते हैं। सरकार अंततः इनके आंदोलन के आगे विवश हो जाती है और एक जांच कमेटी नियुक्त करती है। अच्छा, जांच कमेटी संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था कि उसमें गांधी जी सदस्य थे अथवा नहीं थे, तो इसका उत्तर होगा गांधी जी इसके सदस्य थे। सही उत्तर है इसका। ठीक है ना, जो सरकार ने जांच समिति बनाई, नियुक्त की, उसके जो एक सदस्य थे महात्मा गांधी स्वयं थे। ठीक है ना, तो गांधी जी के प्रयत्नों से किसानों की समस्याओं में कमी आ गई। पूरी तरह तो हल नहीं हुआ, लेकिन कमी आई, लेकिन यह प्रयोग सफल हुआ। उसके बाद अगले 2 प्रयोग भी अहमदाबाद और खेड़ा प्रसिद्ध प्रयोग थे उनके, बाद में चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। विभाजन की, इसमें विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। जो मुस्लिम लीग की आकांक्षा थी विभाजन युक्त होने की, वो आकांक्षा इसमें पूरी नहीं हो रही थी। प्रस्ताव मई में आया और इसकी आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह किससे संबंधित है? साइमन कमीशन से, गांधी इरविन पैक्ट से, क्रिप्स मिशन से, या फिर कैबिनेट मिशन से। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको पकड़नी। सबसे पहली बात तो मई में इसका प्रस्ताव आता है। तो मई में किसका प्रस्ताव आता है? आप जानते हैं कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव मई में आता है। तो यह उद्धरण जो है किससे संबंधित है? कैबिनेट मिशन से ही संबंधित है। कैबिनेट मिशन से संबंधित है। देखिए, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन, या और भी जो मिशन आए, वेवेल प्लान क्या था, माउंटबेटन योजना,
इन सभी के बारे में कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक साथ। तो कल वाला वीडियो आप अवश्य देखिएगा। उसमें जितनी भी योजनाएं, जितने प्लान्स आए भारत के लोगों को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, या फिर स्वतंत्रता धीरे धीरे देने का जो एक क्रम था, उसमें कौन कौन से प्लान्स आए, क्या क्या उनकी योजनाएं आई, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बातें थी, कब आए, कौन कौन शामिल था, ये सभी चीज़ें हम विस्तार से कल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए कल वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। इसका उत्तर कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर तो नहीं थे ये, लेकिन सत्येंद्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा, ये भारत के अर्थात प्रथम भारतीय थे सिविल सेवा में चयनित होने वाले। ठीक है ना, प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये बड़े भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, ये भी याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको सरेंडर नाट भी कहा जाता था, क्या सरेंडर नॉट बनर्जी भी इनका लोकप्रिय नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। इनको बहुत एक छोटे मामले के लिए, छोटी सी कुछ त्रुटि हो गई थी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ बनाने में, उस छोटे सी बात के लिए इनको बर्खास्त कर दिया गया था सिविल सेवा से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी काफ़ी चर्चित मामला था, बाद में लंदन भी गए लेकिन उन केस लड़ने इसका, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई इनको। 20 का उत्तर होगा। बाद में टीचिंग वगैरह का कार्य वो करने लगे। सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित है। किस किस ने कहाँ कहाँ आंदोलन का दमन किया था, उन अधिकारियों का नाम है, अंग्रेज अधिकारियों का नाम है। आपको सही ऑप्शन टिक करना। देखिए मैं अभी एक प्रश्न पिछली बार मैंने करवाया था, उसमें विद्रोह के नेता कौन कौन रहे उनका नाम हमने बताया था। आज दमनकर्ता कौन है, लेकिन मैं एक साथ बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें, बाकी हम PDF इसका दे देंगे। ठीक है, जो नेता थे, दमनकर्ता थे, इसका PDF ग्रुप में दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप। देखिए लखनऊ में, सबसे पहले लखनऊ में बेगम हजरत महल नेता रहती हैं, और दमनकर्ता जो है सर कैंपबेल रहता है। ठीक है, और कैंपबेल सिर्फ लखनऊ में ही नहीं रहता दोस्तों, यह कानपुर में भी रहता है, तो सही है ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद झांसी का नंबर आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ नेता रहती हैं, और सर ह्यूरोज यह झांसी में दमन करता है आंदोलन का। ह्यूरोज लखनऊ में नहीं रहता, ये गलत होगा। ठीक है ना, सर कैंपबेल ही लखनऊ में भी रहते हैं, कानपुर में भी। ह्यूरोज झांसी में रहता है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी इसका उत्तर है। बाकी बिहार में यदि देखें तो कुंवर सिंह थे नेता। विलियम टेलर बिहार में दमन करता था। फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, हमने बताया था आपको, फतेहपुर में अजीमुल्ला खां ये नेता थे। और जनरल रेनॉल्ड यह दमन करता था, जनरल रेनॉल्ड। दिल्ली में जो आंदोलन के नेता थे, पूरे आंदोलन का जिनको नेता बनाया गया था बहादुर शाह द्वितीय, जफर, और वहां पर जो दमन करता था निकोलसन और हडसन, ये दोनों दमन करता थे। कानपुर में कैंपबेल हैवलॉक, हमने बताया आपको, कानपुर में कैंपबेल भी था, हैवलॉक भी था। नाना साहब कानपुर में नेता थे प्रमुख। इलाहाबाद में लियाकत अली प्रमुख नेता थे आंदोलन के, और कर्नल नील जो है इलाहाबाद में दमन करने वाला था आंदोलन का। और बरेली में खान बहादुर खान ये नेता थे, और विंसेंट आयर बरेली में दमन करता था, ये याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यूरोज लखनऊ में रहता है, कैंपबेल लखनऊ में दमन करता है। ठीक है, आंदोलन का। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो लाइक करें अगर पसंद आए तो, और इसके बाद जहाँ जितना शेयर कर सकें, जितनी दूर तक पहुँचा सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी नमस्कार आप सभी को। आवाज आ रही है? यूसुफ जी थोड़ा सा बता दें आवाज आ रही है। अनिल जी बता दें आवाज आ रही। अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब आ रही है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बीईओ और कौन सा आप पूछ रहे हैं? आर ओ 2016 दोनों बड़ी परीक्षाएं हैं, आफ्टर अगस्त होंगी। और कब होंगी डेट निर्धारित अभी कैलेंडर के बाद ही हो पाएगा आपको, जैसा कि मैंने बताया एक पोस्ट के माध्यम से भी। जी नमस्कार आप सभी को, ऑल दी बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए, जो भी वर्तमान में आपकी हैं परीक्षाएं या रिजल्ट्स आने वाले हैं उन सभी के लिए। और भी लोग जुड़ जाएं तो मैं क्विज स्टार्ट करवा देता हूं। विशाल जी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमेशा हमेशा बेस्ट विशेष हैं आपके साथ, ठीक है। कभी प्रयागराज आना हो तो मुलाकात भी हो जाएगी आपसे। तो जैसा कि मैंने बताया एक गोपनीय दस्तावेज, हालांकि इतना गोपनीय भी नहीं था वो, 21 जून को एग्ज़ाम टलने का, 21 जून को जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होना था, तो वो टलने का एक नोटिफिकेशन था, जारी होना था, वेबसाइट पे आना था, लेकिन वो वेबसाइट से पहले ही फेसबुक पे पहुंच गया और तमाम जगहों पर पहुंच गया। चेयरमैन को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी है और अभी जिन्होंने जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उनके ऊपर कार्रवाई सुने हैं कि होने वाली है। हालांकि अब कल उम्मीद है कल परसों तक जारी हो जाएगा आपका। जी राजकुमार जी इस वीक रिजल्ट आना है, इस वीक 2018 मेंस रिजल्ट और आरएफओ ये दो रिजल्ट्स आने हैं, ठीक है। चलिए हम रिजल्ट्स के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, मतलब क्लास खत्म होने के बाद। अभी चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं, तेजी से आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में किसी भी दशा में कितने वर्षों से अधिक तक प्रवृत्त नहीं रहेगा, बताएं। अनुच्छेद 356 आपको पता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यपाल इसके लिए राष्ट्रपति को भेजता है अपना रिपोर्ट, अपनी संस्तुति भेजता है, और राष्ट्रपति जी किसने दिया आंसर? मधुसूदन श्रीवास्तव जी ने। काफ़ी मधुसूदन जी आपका तैयार है, आप काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हैं डेली, ठीक है। बाकी अन्य लोग भी, कुछ लोगों का गलत भी है, तो डी इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। राष्ट्रपति जब घोषित करेगा, घोषणा करेगा आपातकाल की, मतलब कि आपातकाल नहीं है एक्चुअली, राष्ट्रपति शासन की बात है, तो जी ठीक है आपका सही है बिल्कुल। 3 ईयर तक, पहली बार जो है 2 महीने तक लागू रहेगा। संसद के द्वारा 2 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर ही अगर अनुमोदन हो जाता है तो 6 महीने तक, अनुमोदन के दिन से 6 महीने आगे तक लागू रहेगा। फिर अगले 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, इसी तरीके से 6 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक ये प्रवर्तित रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में? गुड इवनिंग, नमस्कार, शामिल हो जाइए आप भी क्विज में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? डीपीएसपी में है, नीति नियंत्रक तत्वों में, ठीक है। मधुसूदन जी का उत्तर सही है, किसी ने गलत उत्तर नहीं दिया, ये एक अच्छी बात है, सबने सही उत्तर इसका दिया है। अनुच्छेद 43 का क, 43A, ठीक है। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? अब बताएं, इनमें से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई?
अच्छा ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे इसका। प्रश्न है, भारत में विविध निर्वाचन, निर्वाचन किसका ये नहीं बोल रहा है, विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं। अर्थात इसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधान परिषदों संबंधी सभी चीजें आ जाएंगी इसमें। किसका उत्तर सही आया सबसे पहले? मधुसूदन जी, आपने क्या आंसर दिया है? ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, सभी प्रणालियां अपनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी सही है, राइट है। 1 2 3 4। ओके, विभिन्न चुनावों में राष्ट्रपति में आनुपातिक प्रतिनिधि, मैं भी आपको बता भी दूं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये आपके लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय जो चुनाव होते हैं, प्रधानी का, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, आपको मालूम है, उसमें ये पहले वाले का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये आपके जो जिला पंचायतों में कई जो समितियां बनती हैं, जिला पंचायत समितियां, उसमें इस मतदान का प्रयोग होता है, सूची प्रणाली का। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये कुछ विशेष राज्यों में, वहां पर जो पंचायती राज क्षेत्र हैं जो विशेष घोषित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वहां पर जो चुनाव होते हैं वो इसी आधार पर होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली पे आधारित होते हैं, जिसमें तमाम जो गैर सरकारी लोग हैं वो भी भाग लेते हैं इन चुनाव में, सॉरी, सरकारी संगठन से जुड़े लोग भी भाग लेते हैं। ठीक है, उनको लाभ का पद नहीं माना जाता उस स्थिति में, कुछ नियम कानून है, तो ये नियम भी वहाँ पर, ये मतदान प्रणाली भी वहाँ अपनाई जाती है। तो चारों जो है इसका उपयुक्त सभी उत्तर होगा। इसके अलावा भी तमाम, अब शब्द पे आप जब जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जितनी भी मतदान होते हैं भारत में, उन सभी मतदानों की बात कर रहा है, न तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है और न ही किसी विशेष संस्था के चुनाव की बात कर रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जो सार्वभौमिक प्रकार के होते हैं, उनमें आप ऑप्शन डी का चुनाव करें तो ज़्यादा उचित होगा, वो सही हो जाएगा। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति को उपबंध बनाने हेतु शक्ति प्रदान की गई है। आकस्मिक परिस्थितियों में, कनेक्शन कट गया क्या? किसी का उत्तर नहीं आ पा रहा है? नहीं अमरीश जी, गलत है आपका। 165 तो महाधिवक्ता आ जाएगा ना। जी विशाल जी, आपका उत्तर सही है, ठीक है ना, 160 इसका उत्तर होगा। वन सिक्सटी, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी है। अच्छा, पुराने उत्तर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका सही है। आपको, आप लग रहा है देर से आए हैं, राज जी आप देर से आए हैं लग रहा है, इसलिए आप पुराना, ये इसके पिछला वाला प्रश्न था वो, ठीक है जी। तो मधुसूदन जी, आपने, अनुज जी ने इसका सही उत्तर दिया है। अच्छा, राजकुमार जी ने भी इसका सही उत्तर दिया है। तो बी, अनुच्छेद 162 में,
ठीक है, राष्ट्रपति को उपबंध बनाने हेतु शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपको मालूम है कि 97वां अमेंडमेंट जो हुआ संविधान में 2011 में, उसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जिस तरह से पंचायतों को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, उसी तरह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। और एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में 9 का B, भाग 9 का ख। ये भी उत्तर आप सभी का सही है, ठीक है, सभी उत्तर सही हैं। श्वेता जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है B 21। अच्छा, अगर यहां पर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सहकारी समिति बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए, अगर सहकारी समिति बनानी है, तो आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन मैं दे देता हूं, 9, 10, 21 या फिर 25, ठीक है, 25। ठीक है, नीरज कुमार जी 19(1)C में भी है, आपके क्या कहते हैं DPSP में भी है, लेकिन संवैधानिक जो दर्जा इसके लिए अलग जो भाग जोड़ा गया वो इसमें जोड़ा गया। जी सत्येंद्र यादव जी, आपका उत्तर सही है। 10 सदस्य चाहिए न्यूनतम, कोई भी सहकारी समिति का गठन करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्य चाहिए। निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या पूछा है, इससे कम हो सकते हैं लेकिन 21 से अधिक नहीं हो सकते हैं। इसी तरह सहकारी समिति बनाने के लिए 10 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए, 10 से कम नहीं हो सकते हैं। कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। कैबिनेट के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में किसने कहा था कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है? UPPSC 1999 का ये प्रश्न है। नहीं पता है? जी जी, एकदम नीरज जी सही, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैरियट ही हैं। सर जॉन मैरियट ने, एक इनकी पूरी किताब है, कैबिनेट ही नाम है इनकी किताब का, तो उसमें उन्होंने लिखा है कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। संसदीय प्रणालियों संबंधित नियम कानूनों के लिए सर जॉन मैरियट का बड़ा नाम है। तो यहाँ पे कैबिनेट मतलब संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली कैबिनेट एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर जॉन मैरियट का कथन है कैबिनेट के बारे में। जी ये गलत हुआ था, अच्छा आया था 2019 में इसका मतलब ठीक है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है, बताइए। इनमें से परमादेश जो 5 रिटें होती हैं, अनुच्छेद 32 जो पढ़ लें अच्छे से, किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती परमादेश रिट। आदित्य जी आप सही है इस बार। उपयुक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं या गैर सरकारी हैं, ठीक है, परमादेश रिट सार्वजनिक संस्थानों पर जो कार्यरत हैं अधिकारी, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट ही जारी की जाती है। निजी संस्थानों के अगेंस्ट नहीं जारी की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं जारी की जाएगी, राज्यों के राज्यपाल के अगेंस्ट नहीं जारी की जाएगी,
न्यायाधीशों के अगेंस्ट जो है नहीं जारी की जाएगी, बाकी सबके खिलाफ जो है, जो अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बैठे व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जारी की जाती है परमादेश रिट। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है। देखिए हमने 2-3 दिन देखा, मैं डिस्क्राइब कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, उससे देर काफ़ी हो जा रही थी और क्वेश्चन कम हो पा रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया है, आप लोग अपना उत्तर दे दें, तो मैंने डिसाइड किया है कि अच्छा उत्तर देना आपने स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। तो डिसाइड किया कि आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अब, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए जब कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं आपके लिए, एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो मैंने बनाया है, वो आधा ही है, उसका अगला पार्ट आएगा, लेकिन वो पहले आधा आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, एक एक अनुच्छेद पे हमने चर्चा की है। इन सब के बाद भी जो संविधान और राज्य व्यवस्था है उसका विस्तृत कोर्स हमारे यहाँ चलेगा ही। जय हो स्टडी पे आप चीज़ें देख ही रहे हैं चैनल पे, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा को करना उचित नहीं समझा, ठीक है ना, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, आपका उत्तर सही है। आदित्य चौधरी सबसे पहले आपका उत्तर आया है डी, ठीक है। बच्चों एवं महिलाओं का अनैतिक अपहरण नहीं, अनैतिक व्यापार, अनुच्छेद 23 में अनैतिक व्यापार, जैसे ए में है ना, पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, ये अनैतिक व्यापार में आएगा। तो ए और बी वैश्यावृत्ति, सी देवदासी, ये तीनों तो आएंगे, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं का अनैतिक अपहरण जो है ये नहीं आएगा अनुच्छेद 23 में। मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम में नहीं आता है ये आपराधिक कृत्य है। जी विशाल जी, आप लोगों का जय स्टडी को जो प्रेम मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है वहाँ पे भी। आने वाले समय में मुख्य परीक्षा पर केंद्रित करेंगे उस पूरे चैनल को, ताकि मुख्य परीक्षा के लिए आपको भटकना न पड़े। आपको प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप जो नंबर मैं आपको देता हूँ डेली 9453775039, इस पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज से एटलीस्ट जुड़ जाएं, उससे काफ़ी आपको लाभ होगा, क्योंकि काफ़ी स्टैंडर्ड हमने टेस्ट सीरीज इस बार बनाई है, उससे बाहर तो कुछ नहीं आना है। बाकी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को पता है, आप लोग काफ़ी तेज हो चुके हैं अब, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को जब आप हल करेंगे तब आपका दिमाग जो है चारों खाने जो है चित तो नहीं होगा, लेकिन चारों तरफ घूमेगा और उससे जो ज्ञान निकल कर आएगा वो काफ़ी लंबे समय तक व्याप्त रहेगा, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपने प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में पढ़ा होगा, अनन्य अधिकारिता के बारे में सुना होगा। अनन्य मतलब जो अधिकारिता किसी और को न दी गई हो, जो अधिकार, अनन्य अधिकार मतलब किसी और को नहीं, अनन्य, अन्य मतलब किसी अन्य को जो अधिकार प्राप्त न हो वो अनन्य अधिकार होता है, वो मूल अधिकारिता में आता है। तो ये मूल अधिकारिता है उच्चतम न्यायालय की, किसी अन्य न्यायालय में ये सुनवाई नहीं हो सकती है। 3 चीजें हैं, अनुच्छेद 131 रट लीजिएगा, अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के मध्य, राज्य और राज्यों के मध्य, और केंद्र और कई राज्यों के मध्य, ठीक है। तो ये इस तरह के जो प्रावधान रहेंगे, या तो केंद्र और राज्य आप आमने सामने हो, या फिर राज्य राज्य आमने सामने हो, या कई राज्य और एक राज्य सामने हो। तो इस तरह के जो मतलब मामले होंगे उनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। ये उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में आता है, सी इसका उत्तर है। अच्छा विशाल जी, आरओ वाला मैंने, अच्छा जितने टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों को जो डाउट्स हों, क्योंकि ऐसा नहीं टेस्ट बनाते वक्त आयोग भी गलतियां कर देता है, यूपीएससी गलतियां कर देता है, तो हम इस बात का आपको नहीं बिल्कुल, एक तो विश्वास ये दिला सकते हैं कि मैक्सिमम 99% चीज़ें सही रहेंगी, 1-2% हो सकता है 1-2 प्रश्नों में डाउट्स हों,
आपको कुछ और समझ में आता हो उसका उत्तर, तो ऐसे डाउट्स के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन हम रखेंगे। जो भी आपके डाउट हो वहां पर आप क्लियर कर लें। उससे दो चीजें होंगी, एक तो ग्रुप में वो चीजें रहेंगी, सबके सामने आ जाएगा। दूसरी बात रहेगी, आपको लंबे समय के लिए वो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि डिस्कशन के थ्रू वो सॉल्व होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाला, अच्छा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, दलीप कुंवर जी, आपका उत्तर सबसे पहले आया है, सही है। काफी लोगों ने गलत उत्तर दिया है इसका। अगर यहां पर 3 रहता, अगर किसी ऑप्शन में जैसे कि 10, 9, 7, 5 दिया है, तो बड़े आसानी से आप 5 उत्तर दे देंगे इसका। 5 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 3 रहता तो काफी लोगों को इसमें डाउट हो जाता, क्योंकि अक्सर लोग सुनते होंगे कि अयोध्या मामले की सुनवाई तो यहाँ हाई कोर्ट में जो पीठ बनी थी 3 ही न्यायाधीश थे उसमें, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अक्सर सुनते होंगे 3 ही जज बैठे, तो 3 जज हैं तो न्यूनतम सुना भी है, न्यूनतम एक प्रकार से कम पूछा भी है, न्यूनतम पूछा है, तो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 ऑप्शन में है नहीं, 3 ऑप्शन में होता तब आपके प्रश्न गलत करने की गुंजाइश बढ़ जाती। अच्छा नीरज जी, वो कुछ बफरिंग की वजह से देर में पहुंचता होगा। ठीक है, ये यूट्यूब का है महिमा। यूट्यूब जिसका पहला सबसे उत्तर ले लेगा वो सबसे पहले मुझको दिखाई पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, संविधान का निर्वचन यहां पर दिया हुआ है। अन्य कोई मामला रहेगा तो उसमें न्यूनतम, उसमें 3 जज रह सकते हैं, 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी, उसमें न्यूनतम 3 जजों की पीठ रहनी चाहिए। लेकिन संविधान का निर्वचन का जो संबंधित मामला रहेगा, अच्छा अच्छा, संविधान के निर्वचन संबंधित मामले में न्यूनतम 5 होने चाहिए, गढ़पूर्ति के लिए 5 जज होने चाहिए किसी पीठ में। ठीक है, जैसे कि एक आपको ढेर सारे तो याद होंगे। सबसे बड़ी अभी तक पीठ किसमें बनी है पता है आपको? अभी तक सबसे बड़ी न्यायिक पीठ संविधान के निर्वचन संबंधित कौन सी बनाई गई है? बहुत ऐतिहासिक पीठ रही है वो, जिसमें 13 जज बैठे थे एक साथ सुनवाई के लिए। बड़ा कठिन फैसला था वो, सरकार का बड़ा असर था उस, यस सही है, केशवानंद भारतीवाद में 1973 में, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, जिसमें कहा गया था कि एक बार सरकार को जो है खुश कर दिया गया पहली बात कह के कि हाँ संविधान संशोधन करिए, आपको अधिकार है। लेकिन वहीं पर संविधान की सर्वोच्चता भी स्थापित हो गई, अर्थात संसद से बड़ा संविधान है वो। केशवानंद भारती में ही ये बात भी सामने आई जब मूल ढांचे का सिद्धांत उन्होंने दिया, अर्थात आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को नहीं हिला सकते हैं, मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, ये भी केशवानंद भारतीवाद में सामने आ गई बात। ठीक है ना, तो इसका जो है उत्तर होगा डी। बाद में, आज के बाद चूंकि मूल अधिकार हमारा आधा रह गया था, हमने मिक्सअप करके आपको वीडियो दिए हैं 2-3 दिन से, इसलिए कि आपको थोड़ा क्वेश्चंस का पता चल सके। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं चल पाता है जी। आपातकाल के समय वो पूरी कहानी हुई थी, ढेर सारे संशोधन सरकार के द्वारा किए गए, उसकी पूरी कहानी का वीडियो आपको जो है स्टडी पे मिल जाएगा। प्रियांशु जी ने बताया है उसके बारे में अच्छे से, तो आप अवश्य सुने, आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वो। जब कभी भी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न आएंगे तो वो दोनों वीडियोस आपके बड़े काम आएंगे जी। विस्तृत वर्णन करना या फिर व्याख्या करना, निर्वचन मतलब एक प्रकार से व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका व्याख्या करता है,
और संविधान का अभिभावक है, गार्जियन है संविधान का। संविधान की रक्षा करने का दायित्व हालांकि पूरे देश हर एक व्यक्ति को है, लेकिन संवैधानिक दायित्व ये न्यायपालिका पर छोड़ा गया है कि संविधान का अगर अतिलंघन हो, गैर संवैधानिक कोई कानून बनाया जाए असंवैधानिक, तो उसको शून्य घोषित करे। ये अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। और इस तरह से जो हमारा संविधान है बहुत ज़्यादा साम्य या संतुलन पैदा करता है, न तो किसी को बहुत सर्वोच्च बना देता है, न किसी को किसी से इस ढंग से टकराव की स्थिति पैदा हो, ठीक है, कि कोई अपने आप को बड़ा समझने लगे। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराहट तो आपको देखने को मिलती है, लेकिन कभी भी उसका पटाक्षेप इस तरह से नहीं होता है कि किसी को उसमें नीचा महसूस हो, ठीक है, या किसी को अपने आप को सर्वोच्च महसूस हो, ऐसा कुछ आपको विवाद देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों में साम्य रहता है, दोनों एक साथ मिलकर के एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के संवैधानिक जो पोजीशन है उसकी इज्जत रख करके ही कार्य करते हैं। इसीलिए अन्यथा तो सरकार ने बहुत प्रयास किए कि न्यायपालिका को हम डोमिनेट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निर्वाचन आयोग के कार्य दिए हैं इसमें। ठीक है, सभी किसने उत्तर सही दिया है भाई? शोभित मिश्रा जी ने दिया है सही उत्तर इसका, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन, ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है भाई। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? आपने देखा नहीं क्या प्रोटेम स्पीकर की कार्रवाई पूरी दिखाई गई न्यूज चैनल पे? ध्वनि मत से लोगों ने उनको घोषित भी किया था। आपको कार्रवाई देखनी चाहिए। तो उसमें चुनाव आयोग कहाँ से आ गया? उपाध्यक्ष को चुनने में चुनाव, थोड़ा आप लोग संसद की कार्रवाई देखा करिए जब सरकार वगैरह गठित होती है। काफी जी नीरज जी, सदस्य करते हैं चुनाव, ठीक है। तो अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर उसके लिए बनाया जाता है, वो उस प्रक्रिया को संपन्न कराता है। प्रोटेम मतलब प्रोटेम स्पीकर जो क्या कहते हैं, तात्कालिक जब लोकसभा विघटित होती है तो नई लोकसभा में किसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है जब तक कि अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। दूसरा है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, ये भी वो नहीं करता है। राज्य निर्वाचन आयोग नाम सुना है ना आपने? निर्वाचनों से उत्पन्न सभी विवादों एवं संदेहों का निर्णयन, ये निर्वाचनों से उत्पन्न जो विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आप उसको ध्यान दें, विवादों एवं संदेहों का निर्णयन जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। चुनाव आयोग आचार संहिता से संबंधित जो नियम कानून होते हैं उसकी निगरानी, उसका क्रियान्वयन करता है, न कि निर्णयन करता है। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही कार्य इसके नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में ना होगा कि चुनाव आयोग करेगा उसको? इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या इसमें आपको? अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, चुनाव आचार संहिता और चुनाव निर्वाचनों से उत्पन्न सभी विवाद संदेह, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित, अब क्लियर है ना? ओके, आचार संहिता का उल्लंघन होगा तब चुनाव आयोग उसमें निर्णय देता है, अपना जो है सजा वगैरह देता है, जो भी देता है, सीमित अधिकार हैं उसको उसमें, ठीक है। लेकिन चुनाव से, निर्वाचनों से संबंधित, निर्वाचन हो गया, चुनाव किसी का कोई सदस्य है अयोग्य निर्योग्य घोषित होना हो तो उसका अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति संबंधित चुनाव का विवाद है, साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा,
निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना, चुनाव रद्द करना, निर्वाचन का संचालन करना, अन्य ये सब कार्य उसके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान तो है, लेकिन आयोग में कितनी संख्या रहेगी सदस्यों की और इनके कार्यकाल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ये नियमों बाद में जो है संसद ने नियम बनाकर निर्धारित किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक प्रश्न कि भारत के जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है उसके तहत पहले लोकायुक्त कौन चुने गए हैं, लोकपाल कौन से चुने गए हैं भारत में? भारत के प्रथम लोकपाल कौन बनाए गए हैं? कौन देता है सबसे पहले उत्तर? ये करंट की चीज है। पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, ठीक है, नीरज कुमार जी, पिनाकी चंद्र घोष, ये पहले लोकपाल भारत के बनाए गए हैं लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत। प्रशासनिक सुधार आयोग किसने उत्तर दिया है इसका? सबसे पहले मधुसूदन जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, ठीक है, इसका उत्तर डी होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। 5 फरवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सबसे पहली बार सुझाव दिया। 1967 ईस्वी में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बाद में मोरारजी देसाई के बाद के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बन गए। इस आयोग का जो कार्यकाल रहा 66 से लेकर 70 तक रहा, 1970 ईस्वी इसमें समाप्त हुआ। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया। तो 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने हैं। आपको मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस के लिए जो 4th पेपर में पढ़ना है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें सेवोत्तम योजना, ई गवर्नेंस को लेकर तमाम जो है सुधार इस आयोग ने अनुशंसाएं की हैं, जिसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सरकार धीरे धीरे लागू भी कर रही है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, बताएं इसका उत्तर। जी आदित्य जी, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान मान्यता देता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डेली 8 बजे आप लोग आ जाया करें, क्विज ठीक है। सबका उत्तर सही है। दलीप कुंवर जी, आपका भी उत्तर सबसे पहले प्राप्त हुआ है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। कहीं भी अल्पसंख्यक कौन होंगे, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक इस छद्म शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सी इसका उत्तर है। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म या आस्था पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को निम्न अधिकार प्रदान करता है। क्या क्या? सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरी बात क्या है? राज्य किसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, क्या कहा गया है? दोनों में से क्या? एक, दो, दोनों या दोनों नहीं? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीरज जी आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न। ठीक है, मोनिका जी ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया है सी। सी इसका उत्तर होगा। केवल दो। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें पूछ रहा है क्या कथित है, संविधान में क्या लिखा गया है। तो कहीं लिखा है क्या कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? ऐसा कहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो आप प्रश्न को यदि नहीं पढ़ेंगे सही से, इसमें सही या गलत नहीं पूछा है कि भारतीय संविधान के संबंध में क्या सत्य है। अगर ये तो सत्य होता तो दोनों सत्य होता है, ए इसका उत्तर तब हो जाता, तब आपकी बात सही हो जाती है। इसमें यहां पूछा है संविधान में क्या कहा गया है, तो दूसरी चीज कही गई है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरह विधान मंडल में कौन शामिल है? राज्यपाल और विधानसभा। अगर जहां विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा? सी, केवल दो। प्रश्न को पढ़ें और उसके एक एक शब्द पे ध्यान दें। एक एक शब्द पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसी तरह गलत हो जाता है। दलीप कुंवर जी पहला स्टेटमेंट सही है। सही तो दोनों स्टेटमेंट, फिर से हम आपको बता देते हैं। मेरे कहने का मतलब है भैया कि यहां पर है भारत के संविधान में क्या कथित है, अर्थात संविधान में क्या कहा गया है ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या सत्य है। तो संविधान में दूसरी बात कही गई, पहली बात का वर्णन नहीं है, पहली अवधारणा है। पहली अवधारणा है, अर्थात दो तरह के साक्ष्य होते हैं। एक साक्ष्य होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य, एक होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो पहला कथन परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उनसे बात सामने आती कि राष्ट्रपति संसद का सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन दूसरी जो बात है ये साफ साफ लिखी हुई है, तो ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है। तो यहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य की बात हो रही है, कुल मिला के बात यह है। तो ठीक है दलीप जी, अब आप समझे कि नहीं? अभी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका उत्तर दे दिया आप लोगों ने? बहुत तेज हैं आप लोग। जी दलीप जी, और वो वही पूछ रहा है। ठीक है, सत्य असत्य नहीं पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? यूसुफ खान का उत्तर सबसे पहले आया है, सही उत्तर है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अनुच्छेद 111, इसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर क्या कार्रवाई करेगा इसके बारे में बताया गया है। इसी में जो एक बात कही गई कि अपने विचार के लिए रोक सकता है, और रोकने का जो समय नहीं दिया हुआ है, कितने समय के लिए रोक सकता है, वही पॉकेट वीटो, छिपे हुए रूप में पॉकेट वीटो का प्रावधान कर देता है। हमारे राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति यहीं से प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2016 पीसीएस में। 2000 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित प्रभाव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? पारित प्रस्ताव, सॉरी। एक बार रोक सकता है, नंबर तो आप सही बता रहे हैं कि एक बार रोक सकता है, दोबारा भेजेगा तो उसके बाद रोक नहीं सकता, उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसमें ये दिया है
कि अनुमति देगा, लेकिन कितने समय में देगा, समय अवधि का वर्णन नहीं है। इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति अनंत काल के लिए किसी भी मतलब कि संशोधन, किसी कानून को लंबित रख सकता है, ये उसका पॉकेट वीटो होता है। ठीक है, के एस और एपी सिंह जी ने इसका सही उत्तर दिया है डी, 1 वर्ष के लिए। यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम टाइम पूछा है, कितने अधिकतम समय के लिए प्रवृत्त रह सकता है या उससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो यहां पर 1 वर्ष होगा। नहीं अमरीश जी, नहीं लाया जा सकता है। यहाँ संविधान का अतिक्रमण वो नहीं करता है। हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जो बातें नहीं हुई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको व्याख्यायित करेगा। फिलहाल जो अभी के प्रावधान है उसमें उसको पावर है, कोई समयावधि का उल्लेख नहीं है, तो अभी यही मान के चला जाता है कि इसके आधार पर संविधान के अतिक्रमण का उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, धन विधेयक के लिए नहीं होता है पॉकेट वीटो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, आपने सही कहा है। पॉकेट वीटो 2 विधेयकों के लिए नहीं होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही वो करता है। राष्ट्रपति निरंकुश नहीं है, क्योंकि उसको जो गंभीर मामले हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। हालांकि एक दो बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता था, लेकिन उसको संसद ने सॉल्व कर लिया, सरकार ने सॉल्व कर लिया। और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, इसका 1 वर्ष होगा उत्तर। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे, ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत राज्यसभा कि राज्य सूची का अमुक विषय, अर्थात राज्य सूची में जो विषय है उस पर राष्ट्रीय महत्व का है अगर वो, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। भारत में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आदित्य चौधरी जी का सबसे पहले उत्तर आया है, और काफी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। गलत भी उत्तर है, मधुसूदन जी आप इस बार गलत हो गए। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। याद रखिएगा, संचित छाछठ एक जैसा लग रहा है ना थोड़ा उच्चारण में, तो हमेशा याद रहेगा संचित छाछठ। तो संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रक्रिया दी गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में है। इसका जो सुमेलित नहीं है संचित निधि 266 में हो, न कि 265 में। भारतीय संविधान में वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार शामिल नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता, शांति का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 19 ए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को।
ठीक है। KS और मधुसूदन श्रीवास्तव जी दोनों ने सही उत्तर दिया है। सबसे पहले सी, हड़ताल का अधिकार, अर्थात विरोध आप कर सकते हैं लेकिन काम नहीं बंद कर सकते हैं। हड़ताल का मतलब क्या होता है? काम बंद कर देना। उद्योगों में या किसी संस्था में जो जुड़े हुए लोग हैं, विरोध के नाम पे हड़ताल नहीं कर सकता, काम बंद करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, काम बंद करने का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अर्थात उसके आधार पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप ये नहीं कर सकते तो हमारा मूल अधिकार था काम बंद करना। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हैं ना इस बात का? तो सी इसका होता। अगर ऐसा अधिकार दे दिया जाए तो हर कोई काम बंद करता रहेगा छोटी छोटी बात पे और कहेगा हमारा मूल अधिकार है, हमको बचाव उपलब्ध कराइए, हमको तनख्वाह दिलवाइए जितने दिन हम काम बंद किए थे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हड़ताल के अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया गया, बाकी तीनों शामिल हैं। ये उच्चतम न्यायालय ने जिन जिन बातों को इसके अंतर्गत शामिल किया उसमें आपका किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, अपने या किसी अन्य के विचारों को। प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, शांति का अधिकार है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है जिसमें सूचना का अधिकार जो आता है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी अर्थात सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो आज MCQ के अंतर्गत इतने प्रश्न थे। आप लोग अगर सम्मिलित होना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्स में तो आप वहां जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। UD10 हमने आपको बताया, अपना रेफरल कोड, आप रेफरल कोड UD10 अवश्य। आपको एक बात मैं बता दूं, जो लोग UP PCS की तैयारी करना चाहते हैं वो और अच्छा उनके लिए है कि UPSC वाले में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो UPSC में एडमिशन लेंगे अगर तो आपका UP PCS अपने आप कवर हो जाएगा। और UPSC में आपको जो बेस्ट टीचर हैं जैसे मुनाल सर हो गए और इन सब से पढ़ने का मौका मिलेगा और लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस में अनलिमिटेड कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्रीलिम्स मेंस के लिए, और दोनों भाषाओं में मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इंग्लिश वाले तो UPSC वाला ज्वाइन कर लें, उनको कुछ करने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ आपको आंसर राइटिंग से लेकर सब उपलब्ध हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि UD10 UD उत्कर्ष द्विवेदी मेरा नाम है, तो मेरे नाम का U का पहला अक्षर, D का पहला अक्षर UD और 10 ये मेरा रेफरल कोड है। वहाँ रेफरल कोड मांगता है, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही अगर कोई दिक्कत होती है कोई भी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए कल दोपहर में, कल नहीं परसों मैं एक वीडियो ले आऊंगा। BEO वाले RO वाले वो उतना पढ़ लें बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा, स्पेशल वीडियो होगा, स्पेशल क्लास के लिए होगा। UP स्पेशल के लिए केवल एक वीडियो पर्याप्त होगा आपके लिए, वो एक वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। काफ़ी कुछ हमने कमिटमेंट कर रखे हैं आप लोगों से, चाहे वो इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, कंप्लीट वीडियो, एक ही वीडियो अभी आ पाया है। ठीक है, उसके 2 वीडियो अभी आने हैं, जिनमें से एक करंट का पूरा रहेगा वर्ष भर का, दूसरा फैक्ट का रहेगा, एक आ चुका है। तो धीरे धीरे एक साथ कमिटमेंट्स जो है पूरी हो जाएं वो तो सही है, लेकिन बहुत इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, समय बहुत है, धीरे धीरे बनाते हैं। हम आपको बताते जाएंगे कि क्या हमारा जो है कहाँ पर कोर्स आएगा। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल क्लास 2-3 घंटे का मैं दूंगा, या करंट अफेयर्स का 2-3 दिन में आपको बता दूंगा। कल परीक्षा खबरी वाली वीडियो में बता दूंगा। जी, अगस्त के पहले कोई भी एग्ज़ाम होना संभव नहीं यूसुफ जी। RO हो, चाहे UP PCS प्रीलिम्स हो, चाहे फिर जी सौरभ जी, ये रामायण टाइप का ही वीडियो है, रामायण ही समझिए उसको। लेकिन पहले वो मैं YouTube पे देता था, अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैं स्पेशल क्लास दूंगा, तो आप लोग उसको लाइव देख सकते हैं। रामायण वीडियो का 2-3 दिन में मैं कल परीक्षा खबरी वाले वीडियो में बता दूंगा कि कब वो सेशन में लूँगा, तो आप लोग ऐप पे जा कर के वो स्पेशल क्लास देख सकते हैं।
दो तीन घंटे की क्लास आप मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उतना करंट अफेयर्स आप कर लो, कहीं अन्यत्र कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2018 रिजल्ट इस सप्ताह आ रहा है, हालांकि अभी तो आयोग में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि शांत हो जाएगा। अग्नि कितनी देर, ज्वाला कितनी देर जलेगी, गुस्सा किसी का कितनी देर तक रह सकता है, शांत हो जाएगा तो आ जाएगा रिजल्ट। हालांकि ये गलत है कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, अगर आप जानते हो कठोर है हर चीज़ में, तो क्यों आप ऐसा काम कर रहे हो कि कोई एक छोटी सी सूचना थी, वेबसाइट पे आनी थी, पहले ही लोगों ने उसको जो है वहाँ के लोगों ने वायरल कर दिया उसको। अरे मुंह से ही बता सकते हो भाई, जरूरी है आप जो है अपना जो है उच्चता सर्वोच्चता साबित करने के लिए कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है न्यूज़ देना, सूचना देना। कुछ लोग सूचना देने को बहुत बड़ा, हाँ देखो जैसा कहे थे वैसे ही हो गया। मैं इस तरह के स्लोगन से विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। हाँ आपके लिए जरूरी है सूचना जानना, वो मुझे मालूम चलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, इतना ही है बस, खत्म यहाँ से बात। नहीं मालूम चला नहीं दे पाए। अब इसमें पीठ क्या ठोकना, अपना सीना क्या ठोकना, इतना जो है कि हमने बहुत बड़ा वीरता वाला काम कर दिया, आपको हमने सूचना दे दी, इससे कुछ होगा तो नहीं, इससे आपका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, प्रत्येक स्थिति में पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम कल हो चाहे एक महीने बाद हो, और आप सभी लोग एक ही स्थान पर खड़े हैं। आप सभी के लिए अगर 10 दिन बाद परीक्षा कोई हो जाती है तो 10 दिन आपको सभी को तैयारी के लिए मिलेगा। तो कंपटीशन तो इसी को कहते हैं। फिलहाल एक प्रॉपर वे में जो होना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से वो हो रहा है, आयोग करवा रहा था। कोरोना के कारण जो है चीज़ें जो है उलट पुलट हो गई और सब कुछ कैंसिल होता गया, स्थगित होता गया। हम लोग भी उसमें जो है इस बात को सोचने लगे, विचार करने लगे और मांग करने लगे कि ये चीज़ें। विशाल जी आपको अभी से बधाई, 69,000 में आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ है अभी तो। हालांकि वो तो भर्ती पे ही इस समय काले बादल जो है मंडरा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आई हैं, पता नहीं वो फेक है या सही है, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी संबंधित काफ़ी चीज़ें सामने आई। नहीं, हम प्रत्येक खबर नहीं देते, हम काफ़ी जो है चीज़ों को देख करके। अभी एक होता है गलत खबर, झूठी खबर, और एक होता है कि कोई सूचना मिली और वो जो कार्य होने वाला था स्थगित हो गया। ऐसे कई चीज़ें हुई हैं। बीच में परिणाम आने वाला था और आयोग अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम अभी परिणाम नहीं देंगे, अभी और देखेंगे। तो सूचनाएं भी आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ठीक उसी तरह कोई कार्य हुआ, कार्य होने वाला है, नहीं रद्द हो गया, अब इस डेट को होगा, वो चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हम ऐसी कोई बात न बोलें जिससे किसी का भविष्य खराब हो। हमने काफ़ी अनुभव, काफ़ी कुछ सीखा है। एक 2017 बड़ा एग्ज़ाम था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख देता है। उसके बाद से कभी हमने ऐसे सूचनाओं पे जो किसी व्यक्ति विशेष से मिली हुई हो और जिससे लोग पढ़ना छोड़ दें, ऐसी कोई सूचना मतलब जानकारी होते हुए भी नहीं बताई है। सबसे पहले यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा और 2019 की और एपीओ की मुख्य परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं सबसे पहले होंगी, चाहे पहले एपीओ हो चाहे पहले यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 हो, ठीक है। हालांकि उसके पहले इंटरव्यू होगा 2018 का। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के पहले 2018 का इंटरव्यू होगा, उसका परिणाम आ जाएगा। नीरज जी, यही मैं कह रहा हूँ कि लोग, अगर आप 10 वीडियो बना देते हैं, मैं भी 10 वीडियो बना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। परसेप्शन पे आधारित, अनुमान पे आधारित।
उससे हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होना है, मेरा तो फायदा ही होगा, चैनल का भी फायदा होगा। 50 मतलब कि काफ़ी लोग देखते भी हैं ऐसी सूचनाओं को, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन कितना होता है सोचिए, आपके व्यूवर्स का आप नुकसान कर रहे हो बहुत ज़्यादा सूचनाएं दे करके। अरे अभी ये आ गया, अरे अभी ये आ गया, वो हमेशा मोबाइल ही देखता रहेगा। नहीं कुछ तो लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं आया, चलें यूट्यूब चैनल पे ही देख लें, हो सकता है कोई वीडियो आया हो। डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, आपके व्यूवर्स का भविष्य जिस चीज़ से खराब हो वो चीज़ें अति में नहीं करनी चाहिए। जितना जरूरी है एक दो वीडियो बना दिया, कभी कोई विशेष सूचना पाई बना दिया, लेकिन ऐसे ही सूचनाएं देते रहना दिन रात, तो आप अपने व्यूवर्स का जो है ना नुकसान कर रहे हैं। उनका समय, एक एक पल, एक एक क्षण जो है छात्रों का बहुत बहुमूल्य होता है। अच्छी बातें न पढ़ाई की तो कम से कम मोटिवेशनल बातें आपको सुननी चाहिए, मोटिवेशनल चीज़ें देखनी चाहिए, उनसे आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सूचनाएं जो दिमाग पर असर डालते हैं, हमारे दिल पे असर डालती हैं, हमारे उत्तेजना उत्पन्न करें गलत प्रकार की, ऐसी सूचनाओं से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। पहले मुझे भी बहुत शौक था न्यूज़ देने का, लेकिन मैंने देखा उससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो मैंने बहुत कम कर दिया मात्रा। और मैं तभी देता हूं जब बहुत ज़्यादा प्रश्न मुझसे किया जाता है। आपको नहीं पता है क्योंकि आपके पास शायद इतना अनुभव न हो इस चीज़ का, लेकिन मैंने 2-3 साल में देखा है कम से कम मेरी 1.5-2 लाख लोगों से बात हुई है और व्हाट्सएप पे बात हुई है। मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास सूचनाओं के लिए केवल क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। तो इन सबको अगर मैं एक एक साथ जवाब देने लगूँ वो बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है, ऐसा संभव भी नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी बड़े मंच पे ग्रुप का सहारा लेता हूँ, या फिर और कोई अपडेट होता है बड़ा अपडेट तो मैं यूट्यूब का सहारा लेता हूँ। जी। जुलाई लास्ट या अगस्त में, मेरा मानना है कि अगस्त में आपका 2019 का मुख्य परीक्षा जो यूपीपीसी मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। ये मेरा मानना है कि अगस्त में ये परीक्षा होगी ही होगी आपकी, एनी हाउ, या जुलाई लास्ट में अगर बहुत जल्द करवाएंगे तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस अभी 2-3-4 दिन पहले जब सब चीज़ें सामान्य थी आयोग में, तो 2019 की मुख्य परीक्षा पे फोकस था। उसको लेकर के 2 मीटिंगें हो चुकी हैं पिछले हफ्ते, सिर्फ 2019 की मुख्य परीक्षा को लेकर। जी, 2017 मुख्य परीक्षा वो राजनीतिक मामला था, हम आपको कभी बताएंगे उसके विषय में। राज्य जो सरकार चला रहे हैं उनके आश्वासन पे हमने कुछ बातें कह दी थी। आपको मैं बता दूं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि क्यों सूचनाओं पर भरोसा करना सही नहीं होता है। ऐसी सूचनाएं जो आपकी परीक्षाओं जुड़ी हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। यूपीपीसी 2017 मुख्य परीक्षा की बात है, उसमें अचानक से कभी कई कोर्ट केसेस हुए, कई डेट्स चेंज हुई मुख्य परीक्षा की, और लोगों ने धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दिया, ऊब गए एकदम से। तो अचानक आयोग ने घोषित कर दी डेट, 20-22 दिन बचे हुए थे तब डेट घोषित हुई। तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया, अन्य प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर आदि पे। हम भी शामिल हुए, हमें भी काफ़ी लड़कों ने बोला कि सर कैंसिल करवाइए, पढ़ाई नहीं होगी। उस अध्याय में हुआ क्या कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे गए, वहाँ पे अधिकारियों से, वहाँ के जो तमाम मंत्री हैं, उन मंत्रियों का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, उस समय काफ़ी आश्वासन दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा हमने बात कर ली, आप लोग जाइए, जुलाई में परीक्षा होगी आपकी। और ऐसा न्यूज़पेपर, एक दैनिक जागरण है महान न्यूज़पेपर, उसमें भी आ गया कि सचिव ने कहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। उस आधार पे हमने एक सूचना प्रेषित कर दी थी कि आपका एग्ज़ाम टलना तय है। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ जोड़ी थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, मैंने कहा था फिर भी जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए आप लोग पढ़ते रहें। लेकिन उस दूसरी बात पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और कम से कम 5-6 दिन, उस 22 दिन में 5-6 दिन लोग बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, और आंदोलन, फेसबुक, ट्विटर, इसी से जुड़े रहे। अंततः हुआ क्या, 5 दिन बाद एडमिट कार्ड जारी हो गया। जब एडमिट कार्ड जारी हो गया, उसके बाद भी हालांकि जब
काफ़ी कुछ लोगों का बर्बाद हो चुका था। वो मेरी भी परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा, हालांकि मैंने बाद में इंटरव्यू दिया उसका, कुछ अंकों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं भी अंतिम दिन, जैसे कल परीक्षा है तो आज तक मैं उस आंदोलन में सम्मिलित रहा। और एक जिस दिन परीक्षा हुई, आपको पता है हिंदी का पेपर या निबंध का पेपर था, वो बदल दिया गया था या आउट हो गया था। उसको लेकर के फिर हम लोग फिर आयोग गए और अंततः जेल भी जाना पड़ा हमको एक दिन के लिए उस आंदोलन में। तो वो कड़वी याद भी थी, लेकिन काफ़ी कुछ सीख प्रदान कर दी। और उस घटना ने, उस आंदोलन ने एक बात की थी कि आयोग को सुधरने पर मजबूर कर दिया था। आयोग में काफ़ी तब से सुधार, तब से अब तक काफ़ी सुधार हो चुके हैं। आयोग को चर्चा में ला दिया था उस घटना ने। उसके बाद सरकार ने भी काफ़ी एहतियात बरता काफ़ी चीज़ों में, लेकिन फिर भी कई बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन आपको निगेटिव बातों में नहीं पढ़ना है, पॉजिटिव बातों में पढ़ना है। जी जी, सही कह रहे हैं आदित्य जी, सकारात्मक बातों में पढ़ना है, सकारात्मक रूप से तैयारी करनी है आपको। नकारात्मकता से कुछ आपका हल नहीं होगा, बल्कि आपका बिगड़ेगा ही। तो बात सबकी सुनिए, अपने विचार रखिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। कोई मिला के बात यह है। जी, उसमें जो है 2 जगह केसेस हुए थे, काफ़ी लोग थे उसमें। उन्होंने जो है ग्रुप्स बनाए हुए थे, उन ग्रुप्स में मैं भी था। चंदा वगैरह भी लोगों से लिया गया था उसमें। उसमें भी घपलेबाजी हुई, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हुई निगेटिव। मैं आपको सारी बातें यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ। बाद में जिन्होंने उसको पैसे को इकट्ठा किया था, जिनके अकाउंट्स में था, उसकी जानकारी देने से मना कर दिया। अंततः वो ग्रुप से उन लोगों को निकाल दिया गया। अभी भी वो ग्रुप चल रहा है। उसमें से काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हुए। आपको बता दूं कि उस ग्रुप में जो लोग थे, जो लोग विरोध कर रहे थे परीक्षा न होने का, वो सब कम से कम 2016 में ही काफ़ी लोग सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन 2017 में भी काफ़ी लोगों का चयन हुआ उस ग्रुप से। ये अच्छी बात रही उसमें, ठीक है। तो उसके बाद से ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त होने से मैं भी बच रहा हूँ, और आपको भी यही मैं सुझाव दूंगा कि ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें। कुछ हल नहीं होता है इसका, कुछ भी नहीं हल होता है। अपने हाथ में अपनी पुस्तक है, बस वही सब कुछ है, उसी को आप सब कुछ समझिए। जीवन में एक घटना हर तरह की सीख के लिए पर्याप्त होती। वो एक घटना जो थी, वो लगभग छात्र जीवन से जुड़ी और राजनीति से जुड़ी तमाम शिक्षाएं एक साथ आपको भी देती है, जो लोग जुड़े थे। मुझे तो देती है, क्योंकि मैं तो फ्रंट पे था। साक्षात्कार से संबंधित जो साक्षात्कार हुए हैं हमारे हमारे मित्रों के, जो लोग चयनित हुए हैं, बहुत जल्द मैं श्रृंखला शुरू करवा रहा हूँ। रिजल्ट आने दीजिए, तुरंत ग्रुप स्टार्ट कर दूंगा। ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और आप लोगों को उनसे सारी जानकारी मिलेगी। हो सकेगा तो फेसबुक ग्रुप पर ही चलाएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप एक बना देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को शुभकामनाएं, आप सबका सिलेक्शन हो। जितने लोग हैं इस समय लाइव, जिन्होंने 2018 की मुख्य परीक्षा दी है, तो अभी जी जी, आयु द वर्ल्ड गेमर जो भी हुआ, अब यहाँ पर ये स्थिति थी कि हम लोग या अन्य लोग जो थे, जो परीक्षा देने वाले थे, वो कोर्ट जा नहीं सकते थे, तैयारी करनी थी। कोर्ट में इन मामलों को अन्य लोग देख रहे थे, जिनका परीक्षा से सरोकार नहीं था। तो उन्होंने कैसा वकील किया, किस ढंग से किया कि पहले हाई कोर्ट में होना था केस, बाद में सुप्रीम कोर्ट में होना था, लेकिन उल्टा हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर हाई कोर्ट में हुआ। तो ये उल्टा जो हो गया, पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाती तो सारा मामला ही सटल जाता, सलट जाता, अच्छा हो जाता, जो चाहते थे हो जाता। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में फैसला दे दिया। अगेंस्ट फैसला हो गया तो हाई कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई कर चुका है, तो हाई कोर्ट क्यों करता। ठीक है ना। तो तब से ऐसे चीज़ों से, ऐसी गतिविधियों से हम खुद दूर रहते हैं, और लोगों को दूर रहने मतलब कि
दूर रहने के लिए कहते हैं, आप लोगों को भी कह रहे हैं। अभी चर्चा उठी तो मैंने आपको उस विषय में बताया कुछ, बाकी सबको पता ही है उस विषय के बारे में जो लोग 2017 के मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी हमारे ग्रुप के ही सदस्य थे, हमारे आंदोलन के ही सदस्य रहे थे, काफ़ी इन्होंने अपना समय दिया था। अच्छा हुआ कि उनका सिलेक्शन हो गया। वो चीज़ें जो हैं, जो कड़वी यादें थी वो अच्छी यादों में तब्दील हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर सेशन बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परीक्षा खबरी सुबह 8:30 बजे देखना न भूला करें। करंट अफेयर्स का 10 से 15 मिनट का वह वीडियो आपके जीवन को बदल देगा, कैरियर को बदल देगा, ये मेरा दावा है।